सो स्टूडेंट, आज से हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। 10th साइंस का परीक्षा बोध है ये, और आज से हम शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर है जैव विकास। तो जैव विकास में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, ये जो समजात अंग है ये पूछता है, अवशेषीय अंग पूछता है और समृद्धि अंग। ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद होना चाहिए। और कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसका एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक जैव विकास का। तो जैव विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, निमेषक पटल एवं अक्लदाड़ किसके उदाहरण है? अवशेषी अंग। ठीक है, अक्लदाड़ एक मतलब अलग सा वो होता है। ठीक है, उसको हम अवशेषी अंग कहते हैं, जिसका रेगुलर काम नहीं रहता है हमारे शरीर में। समष्टि में उपस्थित जीनों की संख्या को क्या कहते हैं? अगर कोई समष्टि है, ठीक है, उसमें उपस्थित जीन की संख्या को क्या बोलेंगे? जीन पूल बोलेंगे। ठीक है, डी ब्रिज द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम बताइए। जो डी ब्रिज सिद्धांत दिए थे उसका नाम उत्परिवर्तनवाद है। डार्विन ने किस जहाज में अन्वेषी यात्रा की थी? HMS बीगल में। ठीक है, डार्विनवाद की व्याख्या वाली डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? तो डार्विन ने जो अपनी व्याख्या दी थी उस बुक का नाम क्या है पूछ रहा है। तो प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जाति की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में डार्विनवाद का विस्तार से व्याख्या किया गया है। ठीक है, जैव विकास किसे कहते हैं? जैव विकास जो हमारा चैप्टर का नाम है। विकास या जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके क्रमिक एवं धीमे परिवर्तन के फलस्वरूप सुदीर्घ कालांतर में प्रारंभिक सरल जीवों से नए जटिल जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जिसके क्रमिक या धीरे धीरे जो परिवर्तित होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होने के बाद जो दीर्घ काल में मतलब बहुत ही लंबे समय में प्रारंभिक सरल जीवों से, जो एकदम सरल जीव हैं, उनसे एक जटिल जीव का निर्माण होता है, वही प्रक्रिया जैव विकास कहलाती है। जीवों का परस्पर संबंध किस बात को इंगित करता है? जीवों का परस्पर संबंध किस बात को इंगित करता है? तो जीवों का परस्पर संबंध इस बात की पुष्टि करता है कि सभी जीवों की उत्पत्ति एक समान जीवों से हुई है, अर्थात जैव विकास हुआ है। प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। प्रकृति में होने वाली चयन की प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है। मतलब प्रकृति में यदि कोई भी घटना हो रही है, जैसे मान के चलो भूकंप आ गया, उसके वजह से पहाड़ जो है दब गया, अब ये मलबा बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भूगोलिक स्थिति के अनुरूप ये हमारा लक्षण बन गया। अब ये क्या हो गया? मैदान बन गया। ठीक है, पहाड़ से मैदान बन गया। अब इसका लक्षण का जो चयन होता है वो प्राकृतिक चयन कहलाता है। कृत्रिम चयन क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन कहलाती है। जैसे हम मनुष्यों द्वारा कोई परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई मशीन बनाई गई मनुष्य द्वारा, एयरप्लेन बनाया गया मनुष्य द्वारा, तो इन सब चीज़ों का जो परिवर्तन मनुष्य द्वारा लाया गया है वही कृत्रिम चयन कहलाता है। अनुकूलन किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे हमारी बरसात, ठंडी, गर्मी, जब ये तीनों मौसम आती है तो हम अपने आप को इनके अनुसार ढाल लेते हैं, वही अनुकूलन कहलाता है। जैविक प्रजाति शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? मतलब क्या मतलब है? प्रकृति या जीवों का एक ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, जैविक प्रजाति कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक वर्ण को परिभाषित करना।
जीवन संघर्ष में वे ही जीव सफल होते हैं जिनके अधिकांश भिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होते हैं। इसे ही डार्विन की प्रकृति वर्ण कहा जाता है। क्या हो रहा है? जीवन संघर्ष में वे ही जीव सफल होते हैं जिनके अधिकांश भिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होते हैं। यदि हम अपने आप को ठंड के हिसाब से नहीं ढालेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, और यदि हम ढाल लेते हैं तो इसे ही प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। जीवों का विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है? हम जैसे जीवों का विकास में चयन और अनुकूलन क्या भूमिका है? चयन के कारण श्रेष्ठ जीवों का विकास हुआ। यह प्रकृति द्वारा स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है और इन जीवों का अपने प्राकृतिक आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर। ये आ चुका है देखिए 2025 सेट बी में, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इस साल नहीं आएगा, आ सकता है। कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में क्या अंतर है? कृत्रिम चयन जो है हम मनुष्यों द्वारा संपन्न होता है, और ये जो है प्रकृति स्वयं संपन्न करती है। इसके द्वारा वांछित लक्षणों जीव प्राप्त किए जाते हैं। इसके द्वारा वांछित के लक्षणों के जीव उत्पन्न नहीं किए जा सकते। मनोवांछित मतलब इसमें हम अपने मन के इच्छा अनुसार जीव प्राप्त कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। इसकी गति तेज होती है, इसकी गति धीमी होती है। धान व गेहूं की कई किस्में जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, इसमें उदाहरण मनुष्य एवं अन्य जीव जो प्रकृति खुद भेजी है। अब आता है डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है? डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, उससे हमें क्या पता चलता है कि जीवों में विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब समझते हो? उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। विभिन्नता मतलब जानते हो? विभिन्नता मतलब अलग अलग चीज़ें, जिसके कारण उनका रूप, रंग और आयु में अंतर होता है। जैसे कई लोगों का रूप, रंग, कोई गोरा है, काला है, ठीक है, कोई किसी की हाइट अच्छी है, किसी की हाइट कम है, और आयु किसी की एज ज़्यादा है, किसी की एज कम है। तो वे जीव जो अपने वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं वे जीवित रहते हैं तथा विभिन्नताओं के द्वारा नई जाति को उत्पन्न करते हैं, तथा वे जीव जो अनुकूलित नहीं हो पाते हैं नष्ट हो जाते हैं। यही बस एक सिद्धांत है, इसको आप अच्छे से आराम से याद कर सकते हैं। अब समजात अंग किसे कहते हैं? आप क्या समझते समजात अंग से? जंतुओं तथा जीवों के वे अंग या संरचनाएं जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं लेकिन अलग अलग कार्य के कारण बाह्य रूप में अलग दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इसका यदि आप शॉर्टकट निकालोगे तो समजात अंग वे होते हैं जो रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं और बाह्य रूप से अलग दिखाई देते हैं, तो समजात अंग कहलाते हैं। तथा अंगों की यह समानता समजातता कहलाती है, यानी होमोलॉजी कहलाती है। मेंढक के अग्रपाद, ठीक है, मतलब अगला वाला पैर, सील फ्लीपर, सील जो मछली होती है ना वो, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद मतलब आगे वाले पैर, तथा मोल के अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण हैं, क्योंकि ये समान अस्थियां ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस तथा उंगलियों के बने होते हैं। अब अवशेषी अंग क्या होते हैं? अवशेषी अंग समझते हैं क्या होते हैं? जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग अथवा संरचनाएं जिनका पूर्व में उपयोग होता था परंतु वे वर्तमान में उपयोगी न होने के कारण हर्षित अवस्था में होते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं, जिनका अभी हम उपयोग ही नहीं करते। जैसे मनुष्य के आँख में पाया जाने वाला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आँख में निमेषक पटल तथा कर्ण पल्लव की पेशियाँ तथा पुच्छ कशेरुका आदि, इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? अब समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? जीवों के उन अंगों या संरचनाओं को जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी कार्य में समानता रखते हैं, ठीक है। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो कार्य में समानता, ठीक है, कार्य में समानता रखते हैं वो समवृत्ति कहलाते हैं।
ठीक है। और जो अलग कार्य करते हैं, अलग कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समजातंग। ये इनकी उत्पत्ति और रचना समान होते हैं और इनकी रचना और उत्पत्ति भिन्न होती है, भिन्न होती है। अब इससे आप जान जाएंगे समवृत्ति और समजात किसे कहें। समजात में कार्य अलग होते हैं और रचना और उत्पत्ति जो है भिन्न होती है, एक ही होती है। और समवृत्ति में रचना और उत्पत्ति भी भिन्न होती है और कार्य में समानता होती है। ठीक है। अब आते हैं हम डार्विन को विकासवाद की प्रेरणा देने वाली 2 घटनाओं को लिखना है हमको। डार्विन का जो विकासवाद की प्रेरणा देने वाली 2 घटना थी। डार्विन ने भ्रमण के दौरान गैलापागोस द्वीप पर पाई जाने वाली एक प्रकार की चिड़िया फिंच, जिसका नाम फिंच था, तथा दूसरे जंतुओं में एक वातावरण में रहने के बाद भी कई विभिन्नताएं देखी, जिससे उन्हें विभिन्नता की उत्पत्ति के महत्व का ज्ञान हुआ। ठीक है। दूसरा क्या दिया था? कबूतरबाजों द्वारा खराब गुणों वाले कबूतर को मारकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्वस्थ कबूतर पैदा करते देखकर उन्हें प्राकृतिक चयन के महत्व का ज्ञान हुआ। उपयुक्त दोनों घटनाओं ने प्राकृतिक चयनवाद को प्रस्तुत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक। एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। इस समानता के कोई 3 कारण हैं। मतलब एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं और इस समानता के कोई 3 कारण होते हैं। एक ही जाति समूह में उपस्थित जीवों में समानता के निम्नलिखित कारण। मतलब एक ही जाति की ये समूह है, ठीक है, और इसमें उपस्थित जीवों में ये जीव हैं, ठीक है। समानता के निम्नलिखित कारण हैं। एक ही जाति की समस्त समष्टियों का जीन कोष समान होता है। ठीक है। क्या होता है? पहला जो जीन कोष है वो समान होता है। एक ही जाति समूह के जीवों में प्रजनन की क्रिया भी एक समान पाई जाती है और एक ही जाति के जीवों में एक समान स्वतंत्र जीन का प्रवाह होता है। तो 3 है। जीन कोष समान होता है, प्रजनन की क्रिया एक समान पाई जाती है, स्वतंत्र जीन प्रवाह होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? वर्णन कीजिए। या ऐसे भी पूछ सकता है किसी जीव की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने पर आवास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवास मतलब हमारा वातावरण। मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी के कारण उसके आवास तथा अन्य बुनियादी जरूरतों को पूर्ति हेतु तेजी से जंगलों का विनाश तो हो रहा है, आप भी जान रहे हो, जिसके कारण बाघों व अन्य वन्य जीवों के आवास की कमी हो रही है। चूँकि किसी भी जीवों के आवास में उसकी बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, प्रजनन, सुरक्षा आदि की पूर्ति होती है, अतः बाघों की संख्या बहुत कम हो रही है। ठीक। कुटुमसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई? कैसे हुई हम इसको देखेंगे। कुटुमसर की गुफा में बहुत अधिक अंधेरा होता है। ठीक है। अंधेरे आवास में रहने के लिए मछलियों में अनुकूलन के फलस्वरूप कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण कानी मछली की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अंधेरे आवास में रहने के लिए अनुकूलित हो गई। जैसे अगर हम ठंड को नहीं अपनाएंगे, उसके अनुकूल नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जो पाई जाने वाली मछलियाँ हैं तो अंधेरे में रहने के लिए अनुकूलित हो गई, उसके अनुसार अपने को ढाल लिए। ठीक है। तो इसलिए ये अनुकूलित हो गए और अपने ही प्रजाति की मछलियों से अलग हो गए। क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? तो डार्विन के अनुसार किसी आवास में जीने के लिए अधिक सक्षम प्रजातियों की आबादी
अन्य प्रजातियों का स्थान ले लेती हैं, जिससे प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव आता है और जीवों का विकास चलता रहता है। इसी क्रम में डायनासोर वातावरण में परिवर्तन के कारण अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए और अधिक सक्षम प्रजाति के विकास के कारण विलुप्त हो गए। ठीक, प्रजातिकरण किसे कहते हैं और दो उदाहरण देकर समझाइए। प्रजातिकरण, एक ही प्रजाति के समूह आपस में लैंगिक प्रजनन कर जैविक प्रजाति बनाते हैं। ठीक है, ये दो आपस में लैंगिक प्रजनन करके एक जैविक प्रजाति बनाते हैं। लेकिन जब आवासीय विविधता के कारण जब वे आपस में लैंगिक प्रजनन करने में समर्थ नहीं रह पाते, तब अलग अलग प्रजातियां बनने लगती हैं। इस घटना को प्रजातिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए कुटुमसर गुफा की काली मछली की प्रजाति अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई। अलग अलग स्थानों में पाई जाने वाली फिंच की प्रजाति में विविधता उत्पन्न हुई तथा इनसे नई प्रजाति उत्पन्न हुई। ठीक, अब जीवों के विकास में आवास की क्या भूमिका है? मतलब जो जीव के विकास हो रहे हैं ना, उसमें आवास यानी आसपास में जितने भी वातावरण के लोग हैं उनकी क्या भूमिका है। तो किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी ज़रूरतों भोजन, सुरक्षा एवं प्रजनन की पूर्ति होती है। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है आवास की क्या भूमिका होती है, तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। गाइस स्टूडेंट, ये 2019 में, 2023 में और 25 में भी पूछा है, तो ये आ सकता है। जीवों के विकास के सिद्धांत ना, उसके 4 हमको बिंदु देने। तो सबसे पहले क्या है, जीवों में विविधता पाई जाती है। ये जीवों के विकास के सिद्धांत का पहला मुख्य बिंदु है। जीवों में विविधता पाई जाती है। नई जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित प्रजातियों से हुई है। जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से ही हुई है, अर्थात सभी जीवों के पूर्वज एक ही थे। चौथा, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं अनुवांशिक होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। प्रजातियों की आबादी में बदलाव होता रहता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। भ्रूण विज्ञान किस तरह से जैव विकास की क्रिया को प्रमाणित करने में सहायक है, संक्षेप में समझाइए। तो जो भ्रूण विज्ञान है किस तरह से जैव विकास की क्रिया को प्रमाणित करने में सहायक, संक्षेप में समझें। किसी जीव के भ्रूणीय विकास को व्यक्ति वृत्ति कहते हैं, ओंटोजेनी कहते हैं, जबकि किसी जाति के विकास को जाति वृत्ति यानी फाइलोजेनी कहते हैं। हीकल के अनुसार व्यक्ति वृत्ति जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति कहती है, अर्थात किसी जीव के भ्रूणीय विकास में वे सभी अवस्थाएं पाई जाती है या पाई जाएंगी जिनसे होकर उसकी जाति का विकास हुआ है। अगर हम मनुष्य, पक्षी तथा मछली के भ्रूणीय विकासों का अध्ययन करें तो उनमें समानताएं पाई जाती हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मानव जाति का विकास मछली तथा पक्षी से होकर हुआ होगा। अर्थात भ्रूणिकी का अध्ययन जैव विकास को प्रमाणित करता है। जीवों के भौगोलिक वितरण से जैव विकास को प्रमाणित कीजिए। भौगोलिक वितरण से क्या प्रमाण है जीवों का? तो जीवों के भौगोलिक वितरण के अध्ययन से पता चलता है कि एक जाति के जीव एक निश्चित वातावरण में ही पैदा हुआ होगा और इनमें होने वाले परिवर्तन वातावरणीय परिवर्तन द्वारा नियंत्रित एवं विकसित होते हैं। ये परिवर्तन ही कालांतर में नए जीवों का विकास करते हैं, अर्थात जीवों का भौगोलिक वितरण जैव विकास को प्रमाणित करता है।
अनुकूलन व जीवाश्म क्या है, उदाहरण देकर समझिए। 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, 2 नंबर अनुकूलन और 2 नंबर जीवाश्म। तो अनुकूलन क्या है, किसी भी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। जैसे कि जिराफ की गर्दन पहले बहुत छोटी थी, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ही पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए किया तो उसकी गर्दन लंबी होती गई। पक्षियों के पंजे व चोंच पहले बहुत लंबे लंबे होते थे पंजे उनके, और चोंच भी लंबी होती थी। वक्त के साथ धीरे धीरे वो अनुकूलित हो गई। जीवाश्म, प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते थे। मतलब जो पुराने समय के जो अभी जो पाए जाते हैं, ठीक है, पुराने समय के जो जीवों के अवशेष यानी जीवों का यदि कुछ कंकाल वगैरह मिलता है तो वो जो है जीवाश्म कहलाता है। इन जीवाश्मों के आधार पर ही पूर्व में विद्यमान जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे घोड़े एवं मनुष्यों के पूर्वजों के प्राप्त जीवाश्म। अब ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए और जीवधारियों के विभिन्न जातियों के उद्भव के संबंध में डार्विन के क्या विचार थे। तो डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के अनुसार जीव विविधता और अनुकूलन की वंशागतिकी तथा प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों को निम्नलिखित चरणों में पैदा करते हैं। सबसे पहले आता है अति उत्पादन क्षमता। जीवधारियों में संतान उत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता होती है। कुछ जीवों में यह क्षमता करोड़ों अरबों तक होती है। ये कैसे होती है, जैसे कि मछली, केकड़े, मेंढक, मच्छर। परंतु वातावरण में परिवर्तन, रोग, भोजन, जल, वायु, प्रकाश के लिए प्रतियोगिता के कारण संख्या सीमित बनी रहती है। जीवन संघर्ष, दूसरा जीवन संघर्ष ना, वर्णवाद है, प्राकृतिक वर्णवाद। अधिक संतानोत्पत्ति के बावजूद किसी सीमित क्षेत्र में भोजन, वायु, प्रकाश, जल की एक निश्चित मात्रा ही उपलब्ध है। अतः नए उत्पादित जीवों में जीवन के लिए जरूरी चीज़ों के लिए आपस में संघर्ष होता है। यह संघर्ष एक जाति के सदस्यों के बीच तथा दूसरी जातियों से तथा वातावरणीय कारकों से भी होता है। तीसरा है विभिन्नताएं एवं अनुवांशिकता, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाली भिन्नताओं या अंतर को विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के दौरान विविध परिस्थितियों के अनुकूलन के कारण पैदा होती हैं। उपयोगी विभिन्नता वाले जीवों में अधिक सामर्थ्य होने के कारण उनका जीवन जो है बना रहता है, जबकि अनुपयोगी मतलब जो उपयोग में नहीं आते हैं वे भिन्नताएं जीवों को क्रमशः समाप्त कर देती हैं। और उपयोगी विभिन्नता वाले जीव अपना गुण संततियों में पहुंचाते रहते हैं, जैसे कि मनुष्य के जीन्स, ठीक है, उनकी संतानों में आती है, उनके लक्षण से उनके संतान में आते हैं। वैसे इस वंशागति से ही नई जातियों का उद्भव होता है। मतलब अब जैसे मनुष्य हैं, उनके बच्चे में कई गुण होते हैं, उनके माँ बाप द्वारा ही आए रहते हैं, यही बताया जा रहा है। अनुवांशिकता उसी को कहा जाता है। समर्थ का जीवत्व, जीवन संघर्ष में योग्यतम अर्थात उपयोगी विभिन्नताओं वाले जीव सफल होते हैं। प्रकृति इन जीवों का संरक्षण करती है तथा इन संततियों में भिन्नताएं एकत्रित होती जाती है, जबकि जो जीव प्रकृति के अनुरूप और अनुकूल अपने आप को नहीं रख पाते हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। समर्थ का जीवत्व तथा असमर्थ की मृत्यु को ही प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। समर्थ का जीवत्व और असमर्थ की मृत्यु को ही प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। वातावरण के प्रति अनुकूलन, वातावरण निरंतर परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन के अनुकूल या अनुरूप जो जीव अपने आप को योग्य नहीं बना पाता है उसमें विकृतियाँ जन्म लेती हैं और वह नष्ट हो जाता है, जबकि जो जीव प्रकृति के अनुरूप योग्य बना रहता है वह जीवित रहता है। मीसोजोइक युग के विशालकाय सरीसृपों का साम्राज्य वातावरण की बदली परिस्थितियों के प्रति अपने आप को अनुकूल न बना पाने के कारण समाप्त हो गया। नई जातियों की उत्पत्ति, डार्विन के मतानुसार वातावरण के प्रति अनुकूलन से पैदा हुई विभिन्नताएं धीरे धीरे
पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती है, जिससे एक जाति के जीव अपने पूर्वजों से भिन्न होते जाते हैं। धीरे धीरे भिन्नताएं इतनी बढ़ जाती है कि नए जीव एक अलग जाति के रूप में बदल जाते हैं। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। जीवों के विकास में चयन की भूमिका। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रकृति में योग्यतम जीवों की उत्तरजीविता को चुना जाता है। ऐसे जीवों का समूह प्राप्त होता है जो अपने पूर्वजों से गुणों में भिन्न होता है, अर्थात इसके द्वारा जैव विकास प्रमाणित किया जाता है। औषधि प्रतिरोधकता का तात्पर्य किसी औषधि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकसित होने से यह प्राकृतिक वर्ण का उत्तम उदाहरण है, जिसे मच्छरों में कीटनाशी के प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। जब मच्छरों को नष्ट करने के लिए डीडीटी कीटनाशी का पहली बार प्रयोग हुआ तो अधिकांश मच्छर नष्ट हो गए, लेकिन कुछ उत्परिवर्ती मच्छर पर डीडीटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वे जीवित बच गए। डीडीटी के अधिक उपयोग के कारण डीडीटी के प्रति संवेदनशील मच्छर नष्ट हो गए, परंतु उत्परिवर्ती मच्छर जिन पर डीडीटी का प्रभाव नहीं पड़ता था, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी संख्या वृद्धि होती गई। इस प्रकार डीडीटी संवेदनशील मच्छरों की समाप्ति एवं डीडीटी प्रतिरोधी मच्छरों की पूरी आबादी हो गई। जिस प्रकार डीडीटी ने मच्छरों की एक नई जाति उत्पत्ति कर दी, इसी प्रकार प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति हो गई। समझे? जीवों के विकास में अनुकूलन की क्या भूमिका होती है? अनुकूलन समस्त जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं, जिस कारण वातावरण में रहने के लिए आसानी होती है। जीवों के इस गुण को अनुकूलन कहते हैं। दीर्घकालिक अनुकूलन जब किसी जीव की संपूर्ण जातियों में कई पीढ़ियों के कारण वातावरण के प्रति स्थानीय अनुकूलन उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के अनुकूलन को दीर्घकालिक अनुकूलन कहते हैं। यह अनुकूलन दो प्रकार का होता है, एक संरचनात्मक और दूसरा क्रियात्मक। तो संरचनात्मक जीवों के विभिन्न अंगों में की संरचना में परिवर्तन होता है, जैसे जिराफ की गर्दन। और क्रियात्मक अनुकूलन में ऐसे अनुकूलन जो जीवों की कार्यकी में परिपक्व लाता है, जैसे स्थानियों के पाचन में होने वाले अनुकूलन, पक्षियों के पंजों तथा चोंच में अनुकूलन दीर्घकालिक अनुकूलन का उदाहरण है। आखिरी क्वेश्चन है, समझात समृद्धि लक्षण क्या है? ये आपका होमवर्क है। होमवर्क, और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको इसे बिना देखे ही सॉल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको याद हुआ या नहीं। तो समझात और समृद्धि अभी हम लोग पढ़े जस्ट पीछे में, और ये आपका होमवर्क है। और कमेंट में करके बताइए ये किसको एक ही बार में याद होगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस साल एग्ज़ाम में। ऐसे ही और मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो और रिवीजन के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, क्योंकि इससे आपका 1 महीने का पूरा रिवीजन आराम से हो जाएगा इस चैनल से। तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस। और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि समझात और समृद्धि लक्षण क्या है, उदाहरण देकर वो भी। थैंक यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।